सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। पहले इंटरनेशनल सत्ता की वो खबर जिसे देखकर और सुनकर डोनाल्ड ट्रम्प बौखलाए हुए हैं। सिर्फ 2 दिन पहले पुतिन, जिनपिंग और पीएम मोदी की कूटनीतिक फ्रेंडशिप के बाद अब ट्रंप को पुतिन, जिनपिंग और किम की त्रिमूर्ति ने डराया है। और ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये तो साजिश है। फिर हथियारों की वो रेस देखिएगा जो अमेरिका और चीन के बीच शुरू हुई है। शी जिनपिंग ने विक्ट्री डे परेड पर ऐसी मिसाइल निकाली है जो पूरे अमेरिका तक हिट करने में सक्षम है। मिसाइल के साथ ट्रंप के लिए शी का एक मैसेज भी है, किसी की धमकियों से नहीं डरते। फिर वो शुभ समाचार जो आपके घर का बजट सुधार देगा, ये होगा जीएसटी रिफॉर्म की वजह से। इस पर मीटिंग चल रही है, कल बड़ा ऐलान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले सत्ता की जीएसटी वाली कुंजी में देखिए, अगर आप दीपावली पर गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इसका असर क्या होगा और क्या क्या सस्ता हो जाएगा। फिर वीडियो कुंजी यमुना नदी के उस रौद्र रूप पर जो दिल्ली वालों को डरा रही है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। पानी निचले इलाकों में पहुंच चुका है, लेकिन संकट और बढ़ने वाला है। इस चुनौती से निपटने की तैयारी क्या है, ऑल इंडिया फ्लड रिपोर्ट में देखिएगा। एक बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर बड़ा ऐलान किया है। फैसला हुआ है कि अब 2024 तक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यक भारत में रह सकेंगे। पहले ये सीमा वर्ष 2014 तक थी। मराठा आरक्षण पर फडणवीस सरकार के फैसले को लेकर अब टकराव बढ़ रहा है। ओबीसी समुदाय के बड़े नेता और मंत्री छगन भुजबल ने पहले कैबिनेट बैठक से दूरी बनाई, फिर इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने ये कहा है कि मराठा समाज को ओबीसी में शामिल करने से आरक्षण का संतुलन बिगड़ेगा। गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को अंजाम देने वाले जवानों को सम्मानित किया है। उन्होंने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का संकल्प दोहराया और ये कहा, मोदी सरकार तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक नक्सली पकड़े नहीं जाते हैं या मारे नहीं जाते हैं। लेकिन 100 से ज्यादा हथियार, 100 से ज्यादा विमान, 45 से ज्यादा सैन्य टुकड़ियां, 10,000 सैनिक, सैकड़ों सैन्य वाहन, न्यूक्लियर मिसाइल, जल, जमीन और आसमान से प्रहार करने वाले हथियार। ये कहानी और ये तस्वीरें हैं चीन की राजधानी बीजिंग के तियानमेन में आयोजित विजय दिवस परेड की, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, जिसकी हर तस्वीर ट्रेंड कर रही है। सबसे ज्यादा चर्चा खुद को सुपर शक्ति समझने वाले अमेरिका में हो रही है। विजय दिवस परेड पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घातक हथियारों का परीक्षण किया। इस दौरान कई ऐसे हथियार दिखाए गए जिसकी रेंज अमेरिका के सभी बड़े शहरों तक है। इसलिए जिनपिंग की ये परेड ट्रंप के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। चीन ने इस परेड का आयोजन 80 वर्ष पुराने इतिहास को आधार मानकर जरूर किया है। इस कार्यक्रम को दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार पर जरूर आयोजित किया गया है। लेकिन आज के माहौल में ये कहानी है चीन और अमेरिका के बीच हथियारों की रेस की। ये कहानी है जिनपिंग और ट्रंप के बीच अग्निपथ की। एक तरफ विक्ट्री डे परेड में शी का शक्ति प्रदर्शन है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में ट्रंप की बौखलाहट का प्रदर्शन है। एक तरफ शी का अग्निपथ है तो दूसरी तरफ ट्रंप का बेचैनी पथ है। आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि ये अग्निपथ कैसे हैं? क्यों जिनपिंग की विजय दिवस परेड को अग्निपथ से जोड़ा जा रहा है? आप इन तस्वीरों के साथ पूरी कहानी को समझिए। इसमें बारूद और आग बरसाने वाले हथियार हैं, इसमें वॉशिंगटन तक हमला करने वाली मिसाइलें हैं, ट्रंप का बीपी हाई करने वाला हाइपरसोनिक मिसाइलों का फर्स्ट लुक है। 70 मिनट की परेड में आज 100 से ज्यादा हथियार दिखाए गए। इसमें अमेरिका की बेचैनी है, ट्रंप का क्रोध है। ट्रंप का टेंशन सिर्फ हथियारों के प्रदर्शन तक ही नहीं है, बल्कि अमेरिका के खिलाफ बनते हुए समीकरण पर भी वो बेचैन है। एससीओ समिट से अमेरिका को स्पष्ट मैसेज देने के बाद आज विक्ट्री डे परेड में जिनपिंग के साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन और नॉर्थ कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग भी थे। इस तस्वीर को देखिए और सोचिए, ट्रंप को आज बेचैनी क्यों नहीं हो रही होगी? ट्रंप की परेशानी क्यों नहीं बढ़ गई होगी? पहली बार पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग तीनों नेता एक साथ सार्वजनिक मंच पर दिखे। इस परेड में 26 देशों के नेता शामिल रहे। अगर आप कूटनीतिक रूप से देखें तो यहां से जिनपिंग अमेरिका को साफ साफ 2 संदेश दे रहे हैं। पहला संदेश ये कि चीन दुनिया के सामने खुद को अमेरिका का विकल्प के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है।
दूसरा, चीन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो गैर पश्चिमी देशों को एकजुट कर अमेरिका को हर क्षेत्र में चुनौती दे सकता है। ये हथियारों की नई रेस है। ऐसी रेस में जिम्मे दो देश सबसे आगे हैं। एक है अमेरिका, जो खुद को हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर समझता है, और दूसरा है चीन, जो सीधे अमेरिका को चुनौती दे रहा है, जिसकी तस्वीरें आज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज विक्ट्री डे परेड में चीन ने ऐसे हथियारों को दिखाया जो अमेरिका तक हमला कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य चीन की सैन्य शक्ति को दिखाना नहीं है, बल्कि हम कुछ तस्वीरों के साथ चीन और अमेरिका में चल रही हथियार चैंपियनशिप के बारे में आपको बता रहे हैं। ये चीन की सबसे खतरनाक इंटरबैलिस्टिक परमाणु मिसाइल है, जिसका आज पहली बार विक्ट्री डे परेड में प्रदर्शन किया गया। इसका नाम है DF-5C। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर है। सरल शब्दों में अगर आप समझेंगे तो इसकी मारक क्षमता अमेरिका के कई शहरों तक है। ये एक साथ अलग अलग 10 वॉरहेड ले जा सकती है। ये DF-5 ICBM का अपग्रेडेड वर्जन है। DF-5C का ये शक्ति प्रदर्शन आज ट्रंप को सबसे ज्यादा टेंशन दे रहा होगा। चीन की मिसाइल मंडली के दूसरे हथियारों को भी देख लीजिए। ये है DF-61 मिसाइल, पूरा नाम है डोंगफैंग 61। ये रोड बाउंड मिसाइलें हैं, मतलब सड़क मार्ग से ट्रकों पर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसे ले जाया जा सकता है। एक मिसाइल 12 वॉरहेड ले जा सकती है। चीन की विजय दिवस परेड में पहली बार अमेरिका को चुनौती देने वाली Y सीरीज की मिसाइलों का प्रदर्शन भी हुआ। YJ-15, YJ-17, YJ-19 और YJ-20 मिसाइलों को यहां पेश किया गया। ये मिसाइलें चीन की नौसेना शक्ति को बढ़ाने वाली हैं। इन्हें विशेष रूप से जहाजों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ताइवान स्ट्रेट और दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना और उसके सहयोगियों के लिए चुनौती के रूप में ये काम कर सकती है। अगला नाम है HU-19। यह मीडियम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और कम ऊंचाई वाले सैटेलाइट्स को नष्ट करने के लिए इसे बनाया गया है। यह अमेरिका के थर्ड सिस्टम के बराबर है। इसके अलावा एंटी सबमरीन है, स्टेल्थ ड्रोन है, कई ऑटोमेटेड हथियार हैं, लड़ाकू विमान है, बिना पायलट के उड़ने वाला फाइटर जेट, पानी के अंदर चलने वाला ड्रोन और भी कई ऐसे हथियारों का प्रदर्शन किया गया। सिर्फ 70 सेकंड में आप भी देखिए ये हथियार क्यों अमेरिका का टेंशन बढ़ाने वाले हैं। ट्रंप की चिंता कितनी बड़ी है वो खुद बता रहे हैं। वो खुद बयां कर रहे हैं कि जिनपिंग कैसे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं। आप शी जिनपिंग और ट्रंप की 3 बड़ी बातों से बताते हैं आपको कि कैसे चीन और अमेरिका में तनाव बढ़ चुका है। जिनपिंग ने अमेरिका की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो किसी की धमकियों से नहीं डरते हैं। वहीं ट्रंप का कहना है कि जिनपिंग अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। शी का कहना है कि चीन के लोग मजबूती से सही लोगों के साथ खड़े हैं। ये संकेत पुतिन को लेकर है। वहीं ट्रंप का कहना है कि चीन की आज़ादी के लिए अमेरिका ने खून दिया है। जिनपिंग ये कह रहे हैं कि चीन दुनिया भर में मानवता के विकास के लिए संकल्पबद्ध है। वहीं ट्रंप ने ये कहा है कि चीन की लड़ाई में कई अमेरिकी शहीद हुए हैं। तो आज के मिलिट्री डे परेड में जिस तरीके से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे या फिर किम जोंग उन शामिल हुए, उसके अलावा फिर ईरान समेत 25 देशों से अधिक के राष्ट्राध्यक्ष हुए, यह अपने आप में बेमिसाल है। आज की तारीख में व्हाइट हाउस का रोल सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर रह गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन ने पिछले 3 दिन के भीतर जो अपनी क्षमता दिखाई है उससे ग्लोबल मंच पर उसने एक नई उपस्थिति दर्ज की है। और अब आगे जो बात पहले विशेषज्ञ कागजों में कहा करते थे कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान की चौकड़ी होगी, वो आज हकीकत बनकर दिखी। अब आपको बीजिंग की विक्ट्री डे परेड की एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसमें कई संदेश हैं, संकेत भी हैं। बीजिंग में सैन्य परेड के बाद एक मीटिंग हुई थी जिसमें पुतिन और किम जोंग मिले थे। इस बैठक के बाद नॉर्थ कोरिया के स्टाफ पर हर उस सामान की सफाई करते हुए दिखे जिसे किम जोंग ने छुआ था। एक वीडियो सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे उस कुर्सी की सफाई की जा रही है जिस पर किम जोंग बैठे थे। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की तरह ग्लास ट्रे को ले गए। मतलब ये समझिए कि किम जोंग के एक एक निशान को मिटाया जा रहा है। ऐसी तस्वीर शायद ही आपने किसी मीटिंग के बाद देखी होगी, लेकिन ये किम जोंग का अपना अंदाज है, उनका अपना स्टाइल है। वो स्पेशल ट्रेन से सफर करते हैं, विशेष तरीके से अपने से जुड़े हर सबूत को मिटाते हैं।
हमारी ये खबर आपकी जेब, आपके किचन और आपके घर से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसमें जीएसटी वाला शुभ समाचार है। अगर आप दीपावली पर गाड़ी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपको कम पैसे देने पड़ेंगे? क्या हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी हट जाएगा? ड्राई फ्रूट से टूथपेस्ट, मोबाइल, कंप्यूटर तक कितने सस्ते होंगे? इसकी तस्वीर कुछ घंटों में साफ होने वाली है। इसकी शुरुआत आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से हो चुकी है और कल गुड न्यूज़ भी आ सकती है। लेकिन उससे पहले हमने आपके लिए सस्ता की जीएसटी कुंजी बनाई है, जिसमें कई अच्छी खबरें हैं। सबसे पहली बात यह कि जो बैठक आज शुरू हुई है उसमें 2 स्लैब खत्म करने पर आखिरी मोहर लग सकती है। दावा है कि 2 स्लैब खत्म होने के बाद अब सिर्फ 5% और 18% वाले जीएसटी स्लैब ही रह जाएंगे। इसके अलावा 40% का विशेष स्लैब भी जोड़ा जाएगा। लेकिन 4 स्लैब से 2 स्लैब करने की जो तैयारी है उससे मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी। जरूरत के सामान सस्ते हो जाएंगे और रोजमर्रा की चीजें भी सस्ती होंगी। लेकिन क्या सस्ता होगा, कितना सस्ता होगा, इसकी पूरी लिस्ट तैयार है। खबर है सरकार उन वस्तुओं को 5% स्लैब में डाल सकती है जिन पर अभी 12% जीएसटी है। और ऐसा हुआ तो एक्सपर्ट्स के अनुसार किसके दाम कम होंगे, आप ये नोट कीजिए। इसमें पहला नाम है ड्राई फ्रूट्स, यानी सूखे मेवे, जो लोग अब ज्यादा खरीद सकेंगे। ब्रांडेड नमकीन, इसके अलावा टूथपेस्ट, हेयर ऑयल और साबुन जैसे सामान भी सस्ते हो जाएंगे। जीएसटी स्लैब बदलने से एंटीबायोटिक्स और पेन किलर दवाओं के दाम भी कम होंगे। साइकिल, मोबाइल फोन और कंप्यूटर के साथ साथ सिलाई मशीन और बर्तन के दाम भी घट सकते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो मिडिल क्लास परिवार के लिए बहुत मायने रखती हैं। लेकिन अब सरकार ने इनके दाम कम करके आम आदमी को बड़ी राहत देने की तैयारी की है। इनके अलावा इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर के दाम भी घट सकते हैं, जबकि 1000 तक के रेडीमेड कपड़े और जूते भी सस्ते हो जाएंगे। इसी तरह आपको 28% जीएसटी स्लैब वाला गणित भी आइए समझाते हैं। खबर यह है कि अब 28% के स्लैब को खत्म किया जा सकता है। इसकी वजह से जो भी सामान इस स्लैब में आते हैं उनमें से 90% वस्तुएं 18% वाले स्लैब में जाएंगी। ऐसी स्थिति में सीमेंट और ब्यूटी प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं। चॉकलेट और प्रिंटर, टीवी, फ्रिज जैसे सामान के दाम घट सकते हैं। वॉशिंग मशीन और एसी जैसे इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए भी आपको कम पैसे देने होंगे। जबकि डिश वॉशर और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के अलावा रबर टायर और एल्यूमिनियम फॉइल की कीमत भी कम हो जाएगी। यानी आम आदमी के लिए इस दीपावली बड़ी जीएसटी रिफॉर्म वाला धमाका होने वाला है और बड़ी राहत उसको मिलने वाली है। मतलब यह है कि जीएसटी के 2 स्लैब कम होने से आपका आर्थिक तनाव भी थोड़ा कम होने की संभावना है। अगर आप इस दीपावली पर कोई नई गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको कितना जीएसटी देना पड़ सकता है? कल जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर जो फैसला होगा, आपकी गाड़ी खरीदने वाली उम्मीदों पर उसका क्या असर पड़ेगा, आइए वो देखते हैं। अभी तक ईवी गाड़ियों पर 5% का जीएसटी देना पड़ता है। खबर है कि 20 लाख से कम के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 5% जीएसटी बरकरार रहेगा। लेकिन अगर ईवी की कीमत 20 से 40 लाख के बीच है तो फिर जीएसटी को 5% से बढ़ाकर 18% किया जा सकता है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की दूसरी गाड़ियां, जिनकी गिनती सामान्य और छोटी गाड़ियों में होती है, उन पर जीएसटी से राहत मिल सकती है और इस पर 28% जीएसटी को घटाकर 18% किया जा सकता है। लेकिन अगर आप लग्जरी कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि खबर है कि इसे 40% के विशेष स्लैब में डाला जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कारों पर नए जीएसटी फॉर्मूले से आपकी जेब का बोझ कितना कम होगा या कितना बढ़ जाएगा, सत्ता का गणित भी देख लीजिए। मान लीजिए आप कोई 10 लाख तक की पेट्रोल या डीजल की गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो पहले 28% के हिसाब से आपको इस पर 2,80,000 का जीएसटी देना पड़ता, लेकिन नई दर के हिसाब से 1,80,000 का जीएसटी देना होगा। इससे 1 लाख तक की बचत आपको हो सकती है। इसी तरह अगर कोई 30 लाख रुपए की ईवी कार खरीदना चाहता है तो पहले इस पर 5% जीएसटी लगता था, लेकिन अब 18% जीएसटी लगेगा, यानी आपको पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे देने होंगे। अगर कोई व्यक्ति पेट्रोल और डीजल के सेगमेंट में कोई लग्जरी गाड़ी खरीदना चाहता है तो उसे 40% के हिसाब से जीएसटी देना हो सकता है और उसे जीएसटी वाला झटका भी लग सकता है। यानी रोजमर्रा और जरूरत की चीजें तो सस्ती हो जाएंगी, लेकिन लग्जरी और सेहत के लिए हानिकारक चीजों पर जीएसटी बढ़ाने की पूरी तैयारी है।
कि देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा है और कि हम जीएसटी का सरलीकरण करेंगे। आज अच्छी खबर मिलेगी। And as an alliance party, we are supporting from Andhra Pradesh. We are supporting the major reforms in the GST sector, which are being proposed by Government of India. Most of them are going to help the common man and poorest of the poor. It will also expand the Indian economy. जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा होगी, उसमें जहां करों के स्लैब में कमी होगी, वहीं बड़ी मात्रा में बहुत सारी वस्तुएं ऊंचे स्लैब से निकाल करके नीचे के स्लैब में लाई जाएंगी। उससे न केवल व्यापारियों को बल्कि आम उपभोक्ता को भी फायदा होगा। इसका अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिलेगा, लोगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा, चीज़ें सस्ती भी होंगी और इकोनॉमी में कंजम्पशन भी आगे बढ़ेगा और तीव्र आर्थिक विकास के लिए मददगार होगा। कल जीएसटी रिफॉर्म से किसानों को भी एक शुभ समाचार मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार सिंचाई और किसानी से जुड़े उपकरणों पर जीएसटी को 12% से 5% तक किया जा सकता है। इसमें ट्रैक्टर्स, कृषि उपकरण, फर्टिलाइजर, एसिड, बायो पेस्टिसाइड और बीज और ड्रिल मशीन के साथ साथ थ्रेशर मशीन भी शामिल है, जिन पर अब तक 12% के हिसाब से जीएसटी लगता है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की इस बैठक को लेकर एक और बड़ा सवाल है, क्या कल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी को हटाया जा सकता है? इस सवाल का आधार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOM के वो प्रस्ताव हैं जिसमें स्वास्थ्य और जीवन बीमा को जीएसटी से अलग रखने का सुझाव दिया गया है। यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने यह सिफारिश की है कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर किसी तरह का टैक्स ना लगाया जाए। हालांकि जीएसटी वाली पूरी तस्वीर कल ही जाकर साफ होगी, लेकिन अगर इन फैसलों पर मोहर लग गई तो ये आम आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत होगी और दिवाली का धमाका होगा। इस जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन और जीएसटी 2.0 का इससे ज़्यादा उपयुक्त समय नहीं हो सकता है, क्योंकि जब अमेरिका ने जब टैरिफ को बढ़ाया तो हमने उसका जवाब इकोनॉमिकली 2 तरीकों से दिया। पहला, हमने डोमेस्टिक डिमांड को क्रिएट करने के लिए बढ़ाने का उपाय सोचा, तो उसके तहत आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स के रेट रिडक्शन हुए और अब जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की बात हो रही है। एक स्टडी के अनुसार प्रति वर्ष इस जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन से भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का कंजम्पशन प्रति वर्ष बढ़ेगा। तो अगर हम इनकम टैक्स के रेट रिलीफ्स और जीएसटी को मिला लें तो 5.5 लाख करोड़ का एडिशनल कंजम्पशन प्रति वर्ष देश में होगा। 5 जो भारत की जो अगर जीडीपी है उसका लगभग 0.6 to 0.7% है। अब उस कुदरती कहर की बात जिसके आगे लाखों लोग बेबस हैं। इस वक्त देश के कई राज्यों में सिर्फ पानी का कब्जा है। नदियां खतरों के निशान से ऊपर बह रही हैं। सड़कों और नदियों का फर्क मिट चुका है। कई जगह पर तो ऐसे हालात बने हैं कि कदम कदम पर जान बचाने की जंग है। इस मूसलाधार आफत से सबसे बुरा हाल पंजाब का है। इस बार पंजाब में आई बाढ़ ने इस राज्य को दशकों पीछे धकेल दिया है। इसे पिछले 4 दशक की सबसे भीषण बाढ़ माना जा रहा है, जिसने 1988 की तबाही को भी पीछे छोड़ दिया। पंजाब के 12 जिलों में 1400 से ज्यादा गांव कई फीट पानी में डूब गए हैं। वैसे सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया गया है। अमृतसर से लेकर अजनाला तक ये जल प्रलय जानलेवा हो चुकी है। अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सभी स्कूल कॉलेजों को 7 सितंबर तक बंद करने का फैसला लिया गया है। आज भी पंजाब के कई इलाकों में बारिश हुई है। रावी, ब्यास और सतलुज नदियां उफान पर हैं। फिरोजपुर में तुलसी बांध टूटने से हालात और बिगड़ गए। बांध को बनाने के लिए सेना को लगाया गया। लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। बाढ़ग्रस्त इलाकों का सीएम भगवंत मान ने भी जायजा लिया। लोगों का दर्द सुनते हुए वो भावुक भी हो गए। पंजाब इस वक्त भारी बाढ़ की मार झेल रहा है। मैं अमृतसर के अजनाला में मौजूद हूं, जहां मैं चल रहा हूं। यहां पर आप देखिए घुटने घुटने पानी है और ये जो हाईवे है ये डेरा बाबा नानक गुरदासपुर की तरफ जाता है, लेकिन ये इस वक्त आप देखिए और इस हाईवे के अगल बगल में जो खेत हैं वो पूरी तरह से रावी नदी के पानी में समा चुके हैं और किसानों की फसल तो डूब ही चुकी है, लेकिन खेतों में 5 से 6 फीट तक पानी हो चुका है और
यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि अपने घरों में ही कैद होकर रह गए हैं, क्योंकि जो गांव है वो टापू में तब्दील हो गए हैं। हमारी सारी फैमिली उधर ही है। तो आप लोग सामान लेने के लिए आए थे? हाँ जी, हाँ जी। तो खाने पीने का कैसे हो रहा है? बाहर से लोग मदद कर रहे हैं, प्रशासन मदद कर रहा है? हमारे उधर गांव में कोई नहीं आ रहा, वो हमारे डेरा है ना उधर, तो उस वक्त उधर कोई नहीं आता। डंगर का पट्ठा नहीं बचा और कोई फसल नहीं, सब बर्बाद हो गया। बहुत मुश्किल आ जी, घरों तो निकल नहीं जाता। तुसीं पिछे देख के जे बहुत पानी आ ते ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ 7-8 दिन लंघे ने बहुत मुश्किल लंघे ने। हम घरों में बंद होकर के रह गए, कहीं जा पा नहीं रहे, कहीं आ नहीं रहे। स्थिति काफ़ी नाजुक है जी। यहाँ पर तो मान के चलो 5 फुट भी पानी है कई जगह पे, और कई जगह पे कुछ 7 फुट भी पानी है। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ। आज पंजाब संकट से आपदा पंजाब के ऊपर बहुत भयंकर है, लेकिन पूरा पंजाब इस आपदा से लड़ने के लिए एकमुठ होकर पार्टीबाजी से ऊपर उठकर हम सबको लगना है। लेकिन पंजाब के बाद अब दिल्ली तक बाढ़ वाला खतरा पहुंच चुका है। लगातार हो रही बारिश से यमुना नदी खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर बह रही है। निगम बोध घाट तक में पानी घुस गया है। घाट पर कई फीट तक पानी भरा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वासुदेव घाट भी पानी में डूब गया है। यहाँ होने वाली यमुना आरती को बंद करा दिया गया है। यमुना बाजार इलाके में कई फीट तक पानी भरा है। एनडीआरएफ की टीम इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। दिल्ली आईएसबीटी के पास मोनेस्ट्री मार्केट भी बाढ़ में डूब चुका है। हालात को देखते हुए मार्केट खाली करा दिया गया है। आज भी दिल्ली में बारिश हुई है। यमुना के मौजूदा जलस्तर ने 2013 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब से कुछ देर पहले यमुना का जलस्तर 207.32 मीटर दर्ज किया गया, जिसके और बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। यानी आने वाले वक्त में दिल्ली वालों के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। दिल्ली में यमुना ने रौद्र रूप धारण किया हुआ। इस वक्त मौजूद हैं पुरानी दिल्ली के रेलवे ब्रिज के पास, और आपको तस्वीरें यहाँ दिखाएं। जो रेलवे का ब्रिज है और वो यमुना से काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। अब आप देखेंगे तो उसको यमुना ने टच कर दिया है। इनके सामने तस्वीरें हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा पानी है। लगभग 2 से 3 फीट तक का पानी आ चुका है। लोग अपना सामान पूरी तरह शिफ्ट करो। सामने अगर आपको यमुना नजर आएगी, जितनी तेजी से इसकी जो बहाव है, इसी से अंदाजा लगा सकता है कि हथनी कुंड बैराज हर घंटे 1.5 से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ रहा है, और इस वजह से जो यमुना का जल स्तर है वो 206.8 मीटर को भी क्रॉस कर चुका है। मैं इस वक्त आईएसबीटी का वो इलाका जहां जिसे किसान घाट कहते हैं, यहां पर सैकड़ों की संख्या में अपने परिवारों के साथ यहां झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं। लेकिन चूंकि जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं जान का खतरा हो सकता है, इसलिए सिविल डिफेंस और जिला प्रशासन की तरफ से मुनादी करा के सबको यहाँ से शिफ्ट कराया गया है। ये जो है यमुना बाजार है, यमुना से बेहद सटा हुआ है। यहाँ स्थिति आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो तमाम घर हैं वो यहाँ पर पानी में डूबे हुए हैं। तकरीबन 10 फीट या उससे ज़्यादा पानी है, और लगातार ये पानी बढ़ रहा है। इससे लोगों का जो सामान घरों में रखा है उसे ख़राब होने का खतरा है। हालांकि लोगों को यहाँ से निकाल लिया गया था। सिर्फ मैदान ही नहीं, पहाड़ी राज्यों में भी आसमानी आफत बरस रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नेशनल हाईवे पर गिर गया। गनीमत ये रही कि लैंडस्लाइड के वक्त कोई वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था। जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी उफान पर है। नदी के आसपास के इलाके पानी में डूब चुके हैं। घाट के किनारे बने कई मंदिर पानी में समा चुके हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां आजकल योगी सरकार के एक मंत्री राजनीतिक सर्कल में काफी ट्रेंड कर रहे हैं। उनके बयान अटकलों का दरवाजा खोल रहे हैं और मुलाकातें आग पर पानी डालने का काम कर रही हैं। इनका नाम है संजय निषाद। यूपी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और दावा करते हैं कि निषादों का वोट ट्रांसफर करने वाला रिमोट इनके ही पास है। और आजकल वो ये धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्हें फुल इज्जत नहीं मिली तो वोट ट्रांसफर वाला रिमोट लेकर वो खुद ट्रांसफर ले लेंगे। दरअसल मामले की शुरुआत ऐसे वक्त में हुई है जब अब से कुछ दिन पहले संजय निषाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस वार्ता में वो काफी नाराज दिखे। वो इस बात से नाराज थे कि उनके खिलाफ छोटे स्तर के नेता बयान दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दें। क्यों छुटभइये नेताओं से अपशब्द कहलवा रहे हैं? एक बार पहले उनका बयान सुनिए और नाराजगी का मीटर भी देख लीजिए, फिर आपको ये बताते हैं कि आगे क्या हुआ। मैं इतना कहूँगा कि कोई भी पार्टी और कोई भी नेता घमंड में न रहे। समाज है, सब देख रहा है। आज के दिन में हम लोग सहयोगी दल हैं। यूपी की जीत में हम सहयोगी दलों का बहुत योगदान रहा। अमर्यादित शब्दों का जो प्रयोग कर रहा हो तो उस पर खिलाफ भाजपा कार्रवाई क्यों नहीं करती है? करे, अगर नहीं करती है तो जो देख लीजिए क्या हाल हो रहा है आज के दिन में। अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छुटभइया नेता से अपशब्द करवा रहे हैं? संजय निषाद का ये बयान 27 अगस्त का है। उनके इस बयान से क्लियर था कि वो नाराज हैं। इसीलिए 31 अगस्त को उनकी मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ से कराई गई। इसकी एक तस्वीर भी जारी की गई। तस्वीर में सीएम योगी के साथ संजय निषाद और उनका एक बेटा भी साथ है। इस मुलाकात के बाद ये माना जा रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, यानी ऑल इज वेल हो जाएगा। लेकिन तब तक एक नया पोस्टर रिलीज हो गया। ये पोस्टर संजय निषाद के घर के बाहर लगा था, जिसमें लिखा था, निषाद की ताकत को मत आजमाओ, भरोसे को यूं मत गंवाओ। ये पोस्टर उनके किसी समर्थक ने लगाया था, लेकिन संकेत साफ था कि अब सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। हालांकि इस पोस्टर पर भी उनका जवाब आया। उन्होंने कहा कि निषाद बीजेपी के साथ तब भी था, अब भी है, कल भी रहेगा और विश्वास के साथ है। एक बार ये वाला बयान भी सुन लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि संजय निषाद आखिरी बार कब कब नाराज होते हैं और क्यों नाराज हो जाते हैं। यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के आवास के सामने लगा एक होर्डिंग इन दिनों राजनीतिक हलकों में चर्चे का विषय बना हुआ है। इस पर यह मैसेज लिखा गया है कि निषाद की ताकत को मत आजमाओ, भरोसे को यूं मत गंवाओ। गठबंधन तब भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। कुछ लोग हैं जो उसमें डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, जिनको संज्ञान में ले लिया है सरकार ने। वो कार्यकर्ताओं का अपनी भावनाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पहले भी भाजपा के साथ थे, आज भी, कल भी रहेंगे, त्रेता से हैं। और मोदी है तो मुमकिन है, और योगी है तो मुमकिन है। हम लोग योगी, मोदी, अमित शाह और योगी जी के भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से हम लोगों का गठबंधन। भाजपा अपने सहयोगियों के साथ कभी भी डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती। ये लोग ऑटोक्रेटिक लोग हैं, लोकतंत्र का मायने नहीं समझते हैं। वो चाहे निषाद जी हो, राजभर जी हो, कोई हो, आप कभी देखिएगा हमेशा एक तानातानी बची रहती है। ये पूरे भारत में इनके अपने सहयोगियों के साथ इनकी ये स्थिति है। तो अगर आज संजय निषाद इनके खिलाफ खड़े हैं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये इनका यही मूल चरित्र है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अब एनडीए में भी बगावत के सुर बढ़ने लगे हैं। संजय निषाद जी हो, ओम प्रकाश राजभर जी हो, अनुप्रिया पटेल जी हो या जयंत चौधरी जी हो, गाहे बगाहे उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सियासत पलट देखने को मिल रहा है, वह संदेश अब उत्तर प्रदेश की जनमानस तक पहुंच चुका है। दरअसल उत्तर प्रदेश में निषाद समाज की वोट बैंक में हिस्सेदारी करीब 5% है। यूपी के कई इलाकों में ये समाज सियासी समीकरण उलट पुलट करने की ताकत रखता है। गोरखपुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, संत कबीर नगर, मिर्जापुर, भदोही, इलाहाबाद, वाराणसी, जौनपुर, फतेहपुर, हमीरपुर और सहारनपुर जिलों में निषाद वोटरों की बड़ी संख्या है। इसी ताकत के आधार पर निषाद पार्टी की कोशिश अधिक से अधिक ताकत बटोरने की है। लेकिन 2024 के चुनाव में निषाद पार्टी को झटका लगा। संत कबीर नगर में संजय निषाद के पुत्र प्रवीण निषाद चुनाव हार गए। तभी से ऐसे नैरेटिव चल रहे हैं कि अब संजय निषाद निषादों के वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता खो चुके हैं। इसीलिए वो अपने बेटे की सीट तक जिताने में कामयाब नहीं हो पाए। इस बीच ऐसे भी दावे किए गए कि बीजेपी कुछ दूसरे निषाद नेताओं को प्रमोट कर रही है। कुछ नेताओं ने संजय निषाद की सार्वजनिक आलोचना की। इसमें सबसे ज्यादा संजय निषाद का गुस्सा रिचार्ज होता रहा है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दिख भी गया। हालांकि अब वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और हम साथ साथ हैं। वैसे नाराजगी को पकाना और उसे प्लेट में सजाकर पेश करना और फिर मनचाहा सियासी स्वाद लेना, ये नेताओं की पुरानी रणनीति है। संजय निषाद शायद इसी विधि का
फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां एक ट्रैफिक चालान पर इतना बवाल हो गया कि ममता बनर्जी की सरकार पर सेना के अपमान का आरोप लग गया। उसे सेना विरोधी तक कहा जा रहा है। दरअसल कल कोलकाता पुलिस ने लापरवाही से ड्राइविंग के आरोप में सेना का एक ट्रक रोका था। ट्रक को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और ड्राइविंग कर रहे जवान के खिलाफ खतरनाक ड्राइविंग का मामला दर्ज कर लिया गया। ये घटना तब हुई जब बीबीडी बाग नॉर्थ रोड पर राइटर्स बिल्डिंग के सामने कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा का काफिला जा रहा था। तभी सिग्नल पर आर्मी के ट्रक ने अचानक टर्न लिया और वो पुलिस कमिश्नर की कार के ट्रक से टकराने से बाल बाल बच गई। इसका सीसीटीवी वीडियो भी रिलीज किया गया। इसमें दिखा कि सेना का ट्रक सड़क के बाईं ओर से धीमी रफ्तार में राइटर्स बिल्डिंग ट्रैफिक सिग्नल की तरफ बढ़ रहा था। सिग्नल पर ट्रक ने अचानक दाईं ओर टर्न ले लिया। ट्रक के पीछे 2 कार आ रही थी, जिसमें से एक कार पुलिस कमिश्नर की थी। हादसे से बचने के लिए पुलिस कमिश्नर की गाड़ी सिग्नल पर दाईं ओर से तेजी से आगे निकल गई। चीन से रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हूं। पुतिन ने कहा कि अगर ज़ेलेंस्की तैयार हैं तो मॉस्को आए। क्या ज़ेलेंस्की से मिलने का कोई मतलब है? पुतिन ने यह भी कहा यूक्रेन के नेटो में शामिल होने का विरोध वो कर रहे हैं और यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन सदस्यता पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है, जो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, कि समझदारी से ही यूक्रेन जंग का समाधान हो सकता है। पुतिन ने कहा कि शांति से नहीं तो सैन्य समाधान होगा। यूक्रेन की त्रासदी के लिए पश्चिम देश जिम्मेदार हैं और पश्चिमी देशों ने रूस के हितों की अनदेखी की है। तो चीन से रूस के राष्ट्रपति पुतिन का ये बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि वो ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार है और यूक्रेन युद्ध और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पर वो बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही इस दरमियान इस बात का संदेह जताया कि क्या आपको लगता है कि ज़ेलेंस्की मिलने आएंगे? अगर ज़ेलेंस्की तैयार हैं तो वो मॉस्को आए। क्या ज़ेलेंस्की से मिलने का कोई मतलब है? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि कोई स्थायी समाधान इस युद्ध का निकाला जाना बहुत जरूरी है, लेकिन पुतिन जिस तरह के तेवर दिखा रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी बातों पर बहुत स्ट्रांगली टिके हुए हैं। लेकिन क्या इस वक्त ज़ेलेंस्की के सामने कोई ऑप्शन है? क्या वो पुतिन की इन बातों को गंभीरता से लेंगे? क्या वो मॉस्को आने के बारे में सोच सकते हैं? या फिर जो पुतिन कह रहे हैं कि इस मौके पर किसी भी तरह की बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सबसे पहले ज़ेलेंस्की को बात करने के लिए तैयार होना होगा।